हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कहा गया कि जो इंडिया वो रेडी है और एलओसी को पार कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो रेगुलर फैक्ट अफेयर चैनल पे मिलती रहे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया रेडी है और एलओसी को पार कर सकता है। 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जा रहा था और कारगिल जो युद्ध है उसकी 24 एनिवर्सरी थी। उसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने भाषण दिया था कि इंडिया अब रेडी है और वो एलओसी को पार कर सकता है। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान आर्मी द्वारा अचानक से जो हिंदुस्तान है उस पर आक्रमण या अटैक कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो कारगिल की महत्वपूर्ण चोटियों पे अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से इंडिया के सामने एक चुनौती थी कि उसको दोबारा कैसे रिगेन किया जाए। इसके बाद जो इंडिया उस ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इंडिया के सामने चुनौती ये थी कि जो इंडिया के पीएम थे उन्होंने कहा था कि जो इंडिया है वो एलओसी को पार नहीं करेगा और फ्रंट से ही लड़ेगा, जिसकी वजह से जो इंडिया के सामने चुनौती थी कि कैसे उसको रिगेन किया जा सके, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो कैजुअलिटी है वो ज़्यादा होगी और टाइम भी लगेगा। अब इंडिया के सामने चुनौती थी कि इसको गेन करना ही करना है, जिसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जान गई थी, और फिर भी हमारे जो जवान्स हैं उनके द्वारा जो कारगिल है उसको दोबारा रिकैप्चर कर लिया गया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उस टाइम हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से हम जो एलओसी है उसको पार नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया के पास एक एडवांटेज था कि अगर पाकिस्तान कारगिल में युद्ध कर रहा है तो हम दूसरे फ्रंट से जो है सही युद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो उस टाइम के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि हम एलओसी को पार नहीं करेंगे, कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो रेडी थी और वो पार करने वाली थी, लेकिन मना कर दिया गया था। इसके पीछे एक रीज़न था क्योंकि उस टाइम जो इंडियन इकोनॉमी है बहुत डाउन थी और इंडिया इतनी बड़ी पावर नहीं था वर्ल्ड में, जिसकी वजह से जो इंडिया उसको पीछे हटना पड़ा। जो वर्ल्ड है उसको अपने अगेंस्ट नहीं होना देना चाहता था, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसने ऐसा करा था। अब वही बात करते हैं कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जो हमारी इंडियन लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए अगर भारत एलओसी पार करता है, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने पहले भी कहा कि हमारा जो एम है वो एलओसी यानी जो पोक है उसको वापस लेना ही है। और हमारे जो टॉप कमांडर हैं आर्मी के, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें इशारा करती है तो हम जो पीओके उसको दोबारा रिकैप्चर कर सकते हैं। इसलिए अगर इंडियन कभी भी एलओसी को पार करती है तो जो इंडियन के सिविलियन हैं उनको आर्मी का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्या इंडिया के जो लोग हैं वो तैयार हैं? इसलिए उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया के लोगों को तैयार रहना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े आर्मी को तो वो उनकी सहायता करे। हम यूक्रेन से एक सबक ले सकते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है अभी तक लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो रशिया उसने पूरे यूक्रेन को अभी कब्जा नहीं कर पाया। इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो वॉलंटियर पर बेस है, क्योंकि जो यूक्रेन है उसने मैंडेटरी कर रखा है कि जो जितने भी सिविलियन हो गए उनको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो वॉलंटियर यानी जो सिविलियन है उन्होंने पार्टिसिपेट करा, और जिसकी वजह से वो अभी तक रसिया का रेजिस्टेंस कर पाए हैं। भाई हम बात करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो इतना रेजिस्टेंस क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उसके द्वारा जो वहाँ की सेना थी उनको सपोर्ट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से जो अमेरिका द्वारा जो अफ़गानिस्तान की सेना है उसको मजबूत किया गया था 20 साल में, वो एक दिन में ही कोलैप्स कर गई थी और पूरे अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान है उसने कब्जा कर लिया था। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि जो वहाँ के जो सिविलियन हैं वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा वहाँ की आर्मी को। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने अपने देश में जो मैंडेटरी कर रखी है मिलिट्री ट्रेनिंग को। तो इसमें हम बात करते हैं रशिया है, यूक्रेन है, ब्राज़ील है और यूएई है, ईरान है, इराक है, इजिप्ट है और इज़राइल है। ऐसे ही बड़े देश हैं जिन्होंने अपने देश में मैंडेटरी कर रखा है कि जितने भी लोग होंगे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए जो हम बात करते हैं कि यूक्रेन द्वारा रशिया का रेजिस्टेंस अभी तक चल रहा है, और इज़राइल द्वारा जो मिडिल ईस्ट की सेना थी जिसको हम 6 डे वॉर भी कहते हैं उसको हरा दिया गया था। क्या इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है इंडिया में भी कंपलसरी हो सकती है? तो हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या फ्रीडम है, तो कुछ लोग इसको कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों पे दबाव नहीं डाल सकती है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है कुछ स्कीम लाती है, जैसे कि अग्निपथ हो गया, अग्निवीर हो गया, जिसमें जो लोग हैं उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सेना को ज्वाइन करें और नेशन को सर्व करें। इस स्कीम के द्वारा आर्मी में से हम 3 या 4 साल के लिए सब कर सकते हैं, उसके बाद हमारी रिटायरमेंट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो वॉलंटियर है वो बढ़ जाते हैं। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो
जो हमारे वॉलंटियर निकल के जाते हैं दोबारा इसको जो आर्मी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टू फ्रंट वॉर होता है तो उस टाइम जो इंडिया है उसको जो सिविलियन उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पीओके में एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से जो चाइना हम पे अटैक करता है तो उस टाइम जो हमारी मिलिट्री वो डाइवर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो सिविलियन है उसको तत्पर रहना पड़ेगा और रेडी रहना पड़ेगा, ताकि जब भी हम नेशन के लिए ज़रूरत पड़े तो अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। आर्मी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली वो होता है कि हम अपने आप को आर्मी में इन्वॉल्व करते हैं, दूसरा होता है कि इनडायरेक्टली जब हम दूसरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कुछ सामग्री होती है उसको पहुंचाना होता है या फिर जो थिंग्स है उसको प्रोवाइड करना होता है आर्मी को, उसके द्वारा हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इंडिया को एलओसी पार करना चाहिए और पाकिस्तान से युद्ध करना चाहिए, क्या जो पीओके उसको वापस लेना चाहिए, क्या अभी युद्ध करना सही होगा या जो डबल फ्रंट होगा उस पर क्या इंडिया पे इफेक्ट पड़ सकता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहें।